और दोस्तों, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं contributors.com। आज मेरे साथ जुड़े हुए संजय शर्मा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं आज इनसे बात करने वाली हूँ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। जो भारत की अर्थव्यवस्था इतने नीचे गिरती नजर आ रही है, इस अर्थव्यवस्था को किस तरीके से उभारना चाहिए, क्या क्या भारत सरकार को स्टेप लेने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं हम संजय शर्मा जी से, और मैं चाहूंगी कि संजय शर्मा जी एक बार अपना परिचय दें। रोमा जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले लगभग 35 वर्षों से मैं प्रैक्टिस में हूँ। आपने भारत में जो कोरोना का इम्पैक्ट हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था पे जो असर आने वाला है और उससे संबंधित जो सरकारी एक्शन होना चाहिए, इस बारे में मुझसे प्रश्न पूछा है। इसके पहले कि मैं इस बात का आपको जवाब दूँ, मैं पहले इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जिस तरह की आर्थिक मंदी देखने को मिल रही थी और जिस प्रकार से हमारे व्यापार, हमारे रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, उसमें ये कोरोना का जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये एक तरह से समझ लें कि बहुत बड़ा एक क्राइसिस हमारे सामने आने वाला है। ये जिस तरह से चाइना में शुरू हुआ और जिस तरह से ये भारत में आया और जो इम्पैक्ट अचानक से देखने को मिला कि रातों रात अचानक से सारी बंदी आ गई, तो मैं ये मानने को राजी नहीं हूँ कि इसके बारे में जो जिम्मेदार हैं उनको पहले से पता नहीं होगा। उन लोगों को निश्चित रूप से ये बात पता थी, लेकिन ये जिस तरह से पब्लिक के सामने आया है, ये एक नी जर्क रिएक्शन सरीखा प्रतीत होता है कि अचानक से जब कुछ ना समझ में आए तो सब कुछ बंद कर दो। 135 करोड़ की आबादी के देश में सब कुछ बंद कर देना इतना आसान नहीं होता है, और यदि बंद कर दिया जाता है तो उसको दोबारा से शुरू करना और मुश्किल काम होता है। ये अचानक बंदी जो आई है और उसके तुरंत बाद जिस तरह से एक्सोडस शुरू हुआ है कि हमारे लेबर्स जो अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या छोटी दुकानों में काम कर रहे थे, जिस तरह से वो सड़कों पे निकले हैं, उनका रोजगार छिन गया है और उन्होंने अपने घर आने का प्रयास किया है। रास्ते में हजारों लेबर अलग अलग शहरों से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अलग अलग कहानियां सुनने को मिल रही है कि उसमें कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए, कुछ रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, ये जो लॉकडाउन हुआ कि एक दिन पहले जनता कर्फ्यू लगा, फिर उसके बाद 2 दिन तक बगैर कुछ कहे कर्फ्यू लगा और तीसरे दिन जो है 21 दिन का समय मांग करके कर्फ्यू लगा दिया गया और लॉकडाउन कर दिया गया। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्थिति की गंभीरता मालूम होगी और तभी उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया है। लेकिन 135 करोड़ लोगों को एक साथ बंद कर देना, ये बात थोड़ी सी हजम कम होने वाली है। इसको करने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उन बातों पे हम लोग आगे भविष्य में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो एक्शन ले लिया गया है उस एक्शन को ही सही साबित करने का समय आ गया है। आप अपने एक्शन से वापस लौट नहीं सकते हैं, इसलिए जो हो गया उसको बीता हुआ मान लीजिए और आज जो भी सरकार कर रही है उस चीज में सरकार का साथ देने का समय आ गया है। नंबर्स की जब बात करते हैं तो जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं तो लगभग 20,500 केसेस कोरोना के पूरे भारत में आए हैं। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि भारत में कोरोना का इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट था। अगर इम्पैक्ट होता तो छोटे छोटे देशों में जिस प्रकार से इतने हजारों और लाखों की संख्या में नंबर्स आए हैं, उस तरह से तो भारत में ये संख्या कहीं और बड़ी होनी चाहिए थी। और अगर मैं ये कहूं कि ये लॉकडाउन की वजह से नंबर्स कम है, तो आप ये निश्चित रूप से मान करके चलिए कि लॉकडाउन का अर्थ केवल एक पॉज बटन को दबा देना है। जिस दिन आप लॉकडाउन खोलेंगे उस दिन जो आपके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे और वो जब लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, तो उस दिन की कल्पना करके भी जो है मन कांप जाता है। तो मैं फिलहाल जो स्थिति है उसमें सरकार के साथ हूँ। जो उन्होंने लॉकडाउन किया है उसका पालन अक्षरशः कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, अपने मित्रों और अपने परिवार को भी करवा रहा हूँ। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये किसी तरह से इस रोग से, इस महामारी से हम लोगों को छुटकारा मिले। हालांकि अभी इसका कोई पक्का इलाज भी नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं।
सरकार की तरफ से जो अर्थव्यवस्था को पैकेज देने का प्रयास किया गया और जिस तरह से पहले माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी आई और उन्होंने बताया कि जो डेट्स हैं इनकम टैक्स से संबंधित और जीएसटी से रिलेटेड डेट्स, आरओसी की फाइलिंग से रिलेटेड डेट्स जो हैं, सबसे पहले उन्होंने उन डेट्स को बढ़ाने का काम किया, जिससे कि एक जो प्रेशर था व्यापारियों के ऊपर या प्रोफेशनल्स के ऊपर कि उनको रिटर्न्स फाइल करने हैं, उन रिटर्न्स को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया कि एक फर्दर डेट तक आप कर सकते हैं। तो ये तो होना ही था, जब लॉकडाउन आपने किया है तो निश्चित रूप से रिटर्न भी लेट फाइल होगा और उसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये सारी बातें तो सरकार को करनी ही थी। इसके बाद हम आते हैं जो एक्चुअल राहत पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए का सरकार ने डिक्लेयर किया। ये जो 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, इस पैकेज में मूलतः जो चीजें डिक्लेयर की गई कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए किया जाएगा, जो 1,000 और 5,000 रुपए खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, विधवाओं को पैसा मिलेगा, वृद्ध लोगों को पैसा मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट रही होती और सरकार ने पता नहीं क्या सोच करके एक्शन लिया है, ये जो 1,70,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, जिसमें कि ये पैसा केवल एक जगह से उठा करके और करोड़ों लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, तो 500 और 1,000 रुपए से किसी भी व्यक्ति का कुछ नहीं होता। आप लोग, हम लोग, सब लोग जानते हैं, ऊपर तक सब लोग जानते हैं कि 500 रुपए और 1,000 रुपए की रकम से किसी भी आदमी का कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन ठीक है, 5 किलो गेहूं भी मिल रहा है, 1 किलो चावल भी मिल रहा है, 1 किलो दाल भी मिल रही है, इस तरह की चीजें भी साथ में है, तो ये मान करके चला जाए कि गरीब आदमी किसी प्रकार से अपना गुजारा कर लेगा, क्योंकि उसके पास अन्य कोई ऑप्शन नहीं है और उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो इसलिए जैसा है उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये उसकी नियति है, ये उसका प्रारब्ध है। तो 1,70,000 करोड़ रुपया इस तरह से चला गया। अगला फाइनेंशियल पैकेज जो आया वो 1,00,000 करोड़ रुपए का फिर से आया। अब इसमें बताया ये गया है कि जिस तरह से जो हमारे बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, उनके जो उन्होंने आगे लोन बांटे हुए हैं, उन लोन्स में अगर इधर कोई विलंब होता है रिपेमेंट में, तो उनको एक तरह से अपने लोन्स को कवर करने में एनपीए ना हो जाए, और उसकी परिभाषा भी बदली गई और कुछ रुपया उनको दिया जाएगा कि जैसे कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी प्रकार खड़े रह जाएं। अभी 2 महीने पहले हमने देखा था कि येस बैंक फेल हुआ, जिसको स्टेट बैंक ने और अन्य बैंकों ने मिल करके रकम लगा करके किसी तरह बचाया। उसके पहले भी और 2-4 बैंक फेल हुए थे। लेकिन आने वाले समय में मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि अभी बड़ी क्राइसिस आनी बाकी है, और जिस तरह की वो क्राइसिस आएगी तो आप ये समझ करके चलिए कि एमएसएमई सेक्टर जो है, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। जो बड़ी इंडस्ट्री है, उस बड़ी इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास में हजारों करोड़, लाखों करोड़ की जो बोरोइंग्स हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको छूता भी नहीं। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है, उस सेक्टर को बहुत खराब समय झेलना पड़ेगा। आप उदाहरण के लिए किसी भी छोटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस वाली फैक्ट्री का उदाहरण ले लीजिए कि जिसमें लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, और उस फैक्ट्री में अगर बंदी कर दी जाती है तो उसको दोबारा शुरू करने के लिए हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने का टाइम लग जाता है। इसके अलावा जो लेबर छोड़ करके फैक्ट्री को चली गई है अपने अपने गांव, उस लेबर को वापस बुलाना, मुझे पूर्व का भी एक्सपीरियंस है कि इस तरह की बंदी पिछले, जब भी कभी इस तरह की स्थितियां आई कि दंगा हो गया या कुछ हुआ और लेबर चला गया, तो जब वो लौट करके आता है तो पहली चीज तो सारी लेबर इकट्ठे आ नहीं पाती, फिर लेबर को अपने घर में भी कुछ रुपया भेजना होता है। इस बार तो स्थिति ये है कि लॉकडाउन की वजह से लेबर के अपने पास जो पैसा था वो उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में खर्च कर दिया। अब वो जब घर गए हैं बेचारे, कुछ तो पैदल गए हैं और कुछ रास्ते में फंसे हुए हैं, उनके पास में खाने तक का पैसा नहीं। तो ये किस प्रकार से दोबारा से शुरुआत होगी? अपनी पीठ अगर थपथपानी हो सरकार को, तो वो कह सकती है कि हमने इतनी मिलें चालू करा दी और ये इतने लोगों को हमने रोजगार दिलवा दिया। तो ये सब बातें सरकार की करने की नहीं है। एक चलती हुई गाड़ी को आपने बंद किया है,
तो ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस गाड़ी को फिर से चलाएं। अलग अलग तबके हैं, लेबर की अलग समस्या है, छोटे दुकानदार की अलग समस्या है, छोटे व्यापारी की अलग समस्या है, जो फैक्ट्री ओनर है उसकी अलग तरह की दिक्कतें हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर हमारी बातचीत जारी रहेगी संजय शर्मा जी के साथ। उसके लिए आप देखें पार्ट 2। नमस्कार।